हाँ, बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, बार बार हाँ, बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ। कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो भले घोर अंधेरा छावे, चले चलो चले चलो, कोई राह में ना थम जावे, चले चलो। टूट गई जब उंगली मुट्ठी, पांचों मिली तो बन गई मुट्ठी, एका बढ़ता ही जावे, चले चलो चले चलो, कोई कितना भी बहकावे, चले चलो कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। कभी न दुख झेलेंगे खेलेंगे ऐसे कि दुश्मन हारे, कि अब तो ले लेंगे हिम्मत का रास्ता, धरती हिला देंगे सबको दिखा देंगे, राजा क्या प्रजा क्या, हम जग पे छाएंगे अब ये पाएंगे, हम लोगों का दर्जा क्या, बार बार हाँ, बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, अब डर नहीं मन में आवे, चले चलो चले चलो, हर बेड़ी अब खुल जावे, चले चलो। Hello, 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 hello. चला ही चल हाँप नहीं काँप नहीं, राह में अब तो राही, थकन का साम नहीं अब तुझे डसने पाए। Hello, 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 hello. जालिम है की है जिसने तबाही, घर उसका पश्चिम है यहाँ न बसने पाए, धरती हिला देंगे सबको दिखा देंगे, राजा क्या प्रजा क्या, हम जग पे छाएंगे अब ये पाएंगे, हम लोगों का दर्जा है क्या, जो होना है हो जावे, चले चलो चले चलो, अब सर ना कोई झुकावे, चले चलो कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो बार बार हाँ, टूट गई जब बोलो यार हाँ, उंगली मुट्ठी अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, बन गई मुट्ठी।
ओ हो, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। अब बताओ आवाज आ रही है नहीं आ रही जी? क्या आवाज आ रही है? गुड इवनिंग खुशी, गुड इवनिंग रिया, गुड इवनिंग रोशनी, गुड इवनिंग यार तेरा, गुड इवनिंग वैभव, गुड इवनिंग खुशी, गुड इवनिंग तनुश्री, गुड इवनिंग पाल साहब, गुड इवनिंग मधु। वेरी गुड इवनिंग मेरे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। मस्त मौज बहार, जिंदगी बढ़िया चल रही है एकदम। लाइफ बढ़िया चल रही है, दिक्कत तो नहीं है। पेपर आने वाले हैं, फरवरी खत्म हो गया, मार्च। उई सर याद मत कराओ, अप्रैल मत बोलना सर, अप्रैल मत बोलना, बस 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 सर, गाबा सर आगे मत बोलना। बस 2-3 महीने की बात है फिर, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां पेपर खत्म और बढ़िया पेपर हो गए फिर तो भाई साहब को टेंशन ही नहीं है जी। चलो बहुत बढ़िया, बढ़िया ही होना चाहिए, बढ़िया ही होना चाहिए। अच्छा सुनो अब ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब हमें चैप्टर कौन सा करना है फाइनली, मैं सस्पेंस खोल दूं। ठीक है जी, तो एक टाइम टेबल मैंने आपके लिए बनाया है, मतलब किस तरह से हम आगे चलेंगे, ताकि आपके दिमाग में एक प्लान हो। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं आपको मतलब बताऊँ ही ना कि आज हम चैप्टर कौन सा करेंगे। कल थोड़ा सा मुझे फील हुआ कि मैंने गलत किया। उसका रीज़न है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आज मैंने कोई भी चैप्टर करना है, बट वो चैप्टर आपको आता है, तो फिर वो यहाँ पे बैठने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि सेल्फ स्टडी की इंपॉर्टेंस कितनी है। तो एक बार थोड़ा सा मैं प्लान दे रहा हूँ कि किस तरह से हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ जी। इस तरह से हम आगे आने वाले क्लासेस में अपने चैप्टर जो है ना, हम इस तरह से कंटिन्यू करेंगे जी। देखो यहाँ पे एक बार अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर लेना है, तो फोटो क्लिक कर लेना जी। ठीक है, इसकी फोटो क्लिक कर लेना। किस तरह से अब हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच किस तरह से कंटिन्यू होगा, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे प्लान किया। देखो जी, आज हमारी 17 तारीख है ना, आज हमारी 17 तारीख है, तो 17 तारीख को आज हम क्लबिंग वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। फिर 19, कल आपकी संडे को क्लास नहीं है। कल आपको संडे को अपनी मंडे टू सैटरडे जो भी आपने किया उसकी अपनी रिवीजन करनी है, या संडे को आपने कुछ और प्लान करना है। फिर 19 तारीख को हम सेट ऑफ करेंगे, 20 तारीख को हम डिडक्शन का चैप्टर रिवाइज करेंगे, 21 तारीख को हम टॉपिक करेंगे एडवांस टैक्स का, फिर 22 तारीख को हम चैप्टर रिवाइज करेंगे रिटर्न ऑफ इनकम, 23 तारीख को हम चैप्टर रिवाइज करेंगे टीडीएस का, फिर 24 25 का संडे, 25 का संडे ऑफ है, 24 26 27 28 इन 4 दिन में सैलरी। फिर 29 तारीख को मैं आपको एक टेस्ट पेपर बना के दूंगा, जो आपका टेस्ट पेपर मतलब जितने भी चैप्टर हमारे हो चुके हैं उसमें से आपको एक टेस्ट पेपर बना के दूंगा कि हाँ भाई किस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। वो एक प्रॉपर पैटर्न से आपको टेस्ट दूंगा, आपने वो टेस्ट देना है। फिर 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक हम प्लान कैसे करेंगे, कैपिटल गेन के जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है 4 क्लास के अंदर हम सारे कंप्लीट कर लेंगे। पीजीपी के इंपॉर्टेंट सेक्शन 5 क्लास में उसके ऊपर लगाऊंगा। और फिर आपके 10 से 15 मार्च तक जितने भी टोटल इनकम वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, बड़े बड़े जो मिक्स क्वेश्चन है, जिसमें आपका सैलरी हाउस प्रॉपर्टी मतलब जितने भी आपके चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे कवर हो जाते हैं। तो आने वाले 6 दिन मतलब 10 11 12 13 14 15, तो 6 दिन की बात हो रही है। 6 दिन हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, कोई प्रोविजन नहीं करना, क्योंकि प्रोविजन ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएंगे। तो 6 दिन हमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है जी। तो ये मैंने एक प्लान तैयार किया है, इस तरह से हम आगे लेके चलेंगे जी। ठीक है जी, तो अपने दिमाग में आप सेट कर लेना कि किस तरह से हमारे चैप्टर चलेंगे। अब यहाँ पे आपकी सारी की सारी प्रैक्टिस भी हम कंप्लीट कर लेंगे, टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे। फिर 16 मार्च के बाद जितने भी टाइम होगा उस पर हम अपना जीएसटी की प्रैक्टिस करेंगे। फिर लास्ट में अगर हो सका तो एक इनकम टैक्स की मैराथन ले लूंगा और एक जीएसटी की मैराथन ले लूंगा, 2 मैराथन ले लूंगा, जिसमें आपका फटाफट से एक बार और रिवीजन आपकी हो जाएगी जी। डन है जी। तो इस तरह से हम प्लान तैयार कर सकते हैं जी। ठीक है जी, पूजा आगे जाके टाइमिंग आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा मार्च में। टाइमिंग आपका देखो, ये छोटे मोटे चैप्टर तो 1 घंटे में खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कुछ आपने होमवर्क भी करने हैं। जो आपके होमवर्क होंगे उसमें आपको डाउट होगा तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछोगे। और ऐसा नहीं कोई क्लास हमारी 1.25 घंटे भी चल सकती है। और मार्च के अंदर मैंने कहा था कि मेरा एक आधा बैच खत्म हो जाएगा, तो फिर मैं आपको 1.5-2 घंटे भी देने स्टार्ट कर दूंगा जी। ठीक है रोहित, वो कैपिटल गेन के साथ हम कर लेंगे जी। ठीक है, डन है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो इस तरह से हम इसको प्लान करके चलेंगे। अब ये टाइम टेबल आपके सामने है। अब आपके अकॉर्डिंग जब भी आपको लगता है कि हाँ भाई ये वाला टॉपिक आपको देखना है, आप यहाँ पे रात को 9 बजे आके बैठ सकते हैं। ठीक है, ताकि आपके दिमाग में जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा कह रहा है सर मेरे को सेट ऑफ आता है,
मेरे को 1 घंटा नहीं यहाँ बैठना, तो आप सेट ऑफ का चैप्टर खुद भी रिवाइज कर सकते हो, या आपने अगर पहले कर लिए इस 1 घंटे में कुछ भी कर सकते हो। मतलब आपके दिमाग में एक प्लान आ गया कि भैया किस किस दिन चैप्टर हमें कौन कौन से करने हैं, ठीक है जी। और हम कोशिश करेंगे इस प्लान पे हम खरे उतरें, जो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं उसके बेस पे ही हम चलें, ताकि जो बच्चा भी अकॉर्डिंगली प्लान करके आ रहा है उसका भी टाइम वेस्ट ना हो, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है जी, चलो हाँ 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 आस्था, वो तो करेंगे ही करेंगे, वो तो इस टाइम के अलावा मैं कोई टाइम निकाल के आपको आरटीपी करवा दूंगा जी। चलो इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब एक बार फटाफट से आ रहा हूँ, आज फिर हमारा क्लबिंग ऑफ इनकम का छोटा सा चैप्टर है, क्लबिंग ऑफ इनकम, और इसके क्वेश्चन भी कोशिश करेंगे आज हम, क्वेश्चन भी इसके फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे। आओ जी इधर देखो ध्यान से जी। सर आप पूरा करा दोगे ना कोर्स, सब आप पर है। देखो पूजा मैं क्लियर कर दूं, पहली बात तो देखो ये रिवीजन क्लास है, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ देखो, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो और आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो और आपको ये लग रहा है कि रिवीजन क्लास में समझ में आ जाएगा, तो वो तो देखो बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जो जो सिलेबस हमारा खत्म करने में 250-300 घंटे लगते हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है कभी भी 50-60-70 घंटे में खत्म नहीं हो सकता। मतलब अगर मैं दोनों जीएसटी और दोनों की काउंटिंग करूंगा, तो आप मान लो कितने घंटे यूट्यूब पे होंगे, मान लो 100 घंटे, ठीक है, मान लो 90 घंटे, बट रेगुलर कंटेंट हमारा 250-300 घंटे का होता है। रिवीजन आपकी बढ़िया से हो जाएगी, इतना मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। बट अगर आप कहो कि हाँ भाई पूरा डिटेल में मेरे को वो समझ में आया कि जो पहली बार समझ में आता है, वो तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है जी। चलो यार आओ जी फटाफट से आओ जी, इधर सुनो ध्यान से, इधर सुनो ध्यान से। अब अपना बातचीत बिल्कुल बंद करो जी। अब यहाँ पे एक बार फटाफट से आ रहा हूँ जी। अब अगर मैं बात करता हूँ क्लबिंग ऑफ इनकम की, तो क्लबिंग ऑफ इनकम के अंदर याद करो, क्लबिंग ऑफ इनकम हमने क्लास में डिस्कस किया था। क्लबिंग ऑफ इनकम के अंदर सेक्शन नंबर 60 से लेकर 65 तक आपके जो भी सेक्शंस निकल के आते हैं ना, वो सारे के सारे क्लबिंग ऑफ इनकम के निकल के आते हैं। अब अगर 60 से लेके 65 तक जो भी सेक्शंस हैं, वो सारे के सारे क्लबिंग ऑफ इनकम के निकल के आते हैं। अब क्लबिंग ऑफ इनकम में सेक्शन नंबर 60, 61, 62, 63, 64, 65 में कौन कौन से प्रोविजन हैं, एक बार फटाफट से वो गो थ्रू कर लेते हैं। एक बार अब यहाँ पे चेक करना इन्होंने सारांश में कैसे दिया हुआ है। सेक्शन नंबर 16 इन्होंने यहाँ पे डाला हुआ है, फिर 61, 62 आपका ये निकल के आ रहा है। फिर यहाँ पे अगर आप चेक करोगे 63, आपको चेक करना 63 यहाँ पे कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, रीजन क्योंकि वो क्लबिंग के अंदर अब है ही नहीं है। फिर 64 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, बट 65 देखने को नहीं मिलेगा। बट 65 आपको बता दूंगा 65 में क्या लिखा है। एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं हम यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है। सबसे पहला सेक्शन, सेक्शन नंबर 60 क्लबिंग ऑफ इनकम में क्या निकल के आ रही है। सेक्शन नंबर 60 बात करता है कि अगर किसी पर्सन ने फॉर एग्जांपल किसी दूसरे पर्सन को इनकम ट्रांसफर कर दिया विदाउट द ट्रांसफरिंग ऑफ एसेट, तो जो भी इनकम ट्रांसफर की है, तो वहां से आने वाली इनकम जो होगी वो ट्रांसफर की इनकम में क्लब हो जाएगी, ट्रांसफर की इनकम में क्लब नहीं होगी। अच्छा याद करो क्लबिंग ऑफ इनकम का चैप्टर गवर्नमेंट क्यों लेकर आई थी, इसके लॉजिक मैंने क्लियर किए थे। क्लबिंग ऑफ इनकम गवर्नमेंट क्यों लेकर आई थी, क्योंकि लोग अपनी इनकम को डाइवर्ट करते थे। भाई फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने अपनी इनकम को वाइफ को डाइवर्ट कर दिया, या मैंने अपनी इनकम को माइनर बच्चे को ट्रांसफर कर दिया, या मैंने अपनी इनकम को फॉर एग्जांपल सन्स वाइफ को ट्रांसफर कर दिया, तो गवर्नमेंट ने कहा उस केस में अगर तुम ऐसे इनकम ट्रांसफर करोगे ना, तो हम क्लबिंग ऑफ इनकम का लॉ लेकर आएंगे, मतलब वो इनकम तुम्हारी इनकम में वापस से जोड़ देंगे, इसलिए गवर्नमेंट क्लबिंग का लॉ लेकर आई थी। तो अपने दिमाग में क्लैरिटी लेकर चलना कि जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो गवर्नमेंट क्यों लेकर आई थी, क्योंकि लोग टैक्स की प्लानिंग करते थे। कैसे करते थे, अपनी इनकम को डाइवर्ट करके अपना टैक्स बचाने की कोशिश करते थे। उस प्लानिंग को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, क्लबिंग ऑफ इनकम का चैप्टर इंसर्ट कर दिया। बस ये बात ध्यान दो। अब पहला सेक्शन गवर्नमेंट लेकर आई, सेक्शन नंबर 60। इसमें गवर्नमेंट ने क्या लिखा, यहां पर गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि अगर किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को इनकम ट्रांसफर कर दी है विदाउट द ट्रांसफरिंग ऑफ एसेट, तो जो भी इनकम ट्रांसफर की होगी ना, तो वो इनकम ट्रांसफर की इनकम में वापसी से हम जोड़ देंगे। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। सेक्शन नंबर 60 देखो क्या लिखा है, कह रहे ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट द ट्रांसफर ऑफ एसेट। इट मींस अगर आपने इनकम ट्रांसफर की है एसेट को ट्रांसफर किए बिना, तो वो इनकम जो होगा वो ट्रांसफर की टोटल इनकम में जुड़ जाएगी। पहला पॉइंट तो ये निकल के आ रहा है। फिर सेकंड पॉइंट सेक्शन नंबर 61 क्या कह रहे हैं, याद करो 61 के अंदर मैंने कहा था कि एक ट्रांसफर होता है रिवोकेबल ट्रांसफर, एक ट्रांसफर होता है इरिवोकेबल ट्रांसफर। रिवोकेबल का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो मैंने आपको एसेट ट्रांसफर कर दिया, फॉर एग्जांपल मान लो सामने एक बच्चा बैठा है, बच्चे का नाम है मान लो मधु। अब मधु को मैंने क्या किया, मैंने कहा मधु मैं तुम्हें ना एसेट ट्रांसफर कर रहा हूं, बट मैं तुम्हें एसेट दे तो रहा हूं, बट मेरे पास एक राइट है कि इस एसेट को मैं तुमसे कभी भी वापस ले सकता हूं। मतलब मैंने जो एग्रीमेंट किया मधु के साथ, उसमें क्या लिख दिया कि मधु
मैं तुम्हारे से एक एग्रीमेंट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें एसेट ट्रांसफर कर रहा हूँ, बट मेरे पास राइट है इस एसेट को मैं तुमको कभी वापस ले सकता हूँ, या दूसरा इस एसेट से आने वाली इनकम को मैं तुमसे कभी भी ले लूंगा, ये इनकम मेरी ही होगी। मतलब इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इनकम पर राइट है, या गवर्नमेंट ने कहा एसेट पे राइट है। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर तुमने एसेट ट्रांसफर की है और वो ट्रांसफर रिवोकेबल ट्रांसफर है, रिवोकेबल का मतलब होता है राइट टू री ट्रांसफर या राइट टू री एज्यूम पावर, मतलब मेरे पास उस एसेट को वापस लेने का राइट है। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर ऐसा ट्रांसफर है तो वहां से आने वाली इनकम भी ट्रांसफर की इनकम में क्लब होगी, ट्रांसफर की इनकम में क्लब नहीं होगी। बट मान लो मैंने मधु को बोल दिया, मैंने कहा मधु मैं तुम्हें एसेट ट्रांसफर कर रहा हूं और मैं तब तक कर रहा हूं जब तक तुम्हारी लाइफ है। मैंने कहा जब तक तुम्हारी लाइफ है, जब तक तुम जिंदा रहोगी ना, ये एसेट भी तुम्हारी, इस एसेट से आने वाली इनकम भी तुम्हारी। इसको हम क्या बोलते हैं? इरिवोकेबल ट्रांसफर। तो गवर्नमेंट ने कहा जब तक मधु की लाइफ होगी, ये इनकम मधु में क्लब होगी, आप में क्लब नहीं होगी। बट जैसे ही मधु की लाइफ समाप्त हो जाएगी, उसके बाद से ये इनकम तुम्हारे अंदर क्लब होना स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज इरिवोकेबल ट्रांसफर। अब देखो यहाँ पे क्या लिख के रही, अगर रिवोकेबल ट्रांसफर है तो हम क्लबिंग करेंगे। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब है कि अगर आपने लाइफ टाइम के लिए ट्रांसफर कर दिया, उस केस में क्लबिंग नहीं करेंगे, प्रोवाइडेड ट्रांसफर को कोई बेनिफिट उसमें से नहीं मिलना चाहिए। अगर बेनिफिट नहीं मिल रहा फिर क्लबिंग नहीं होगी। बट दोबारा से क्लबिंग कब हो जाएगी? जैसे ही एसेट को वापस लेने की पावर आएगी, मतलब जैसे ही फॉर एग्जांपल मधु की लाइफ खत्म होगी, उसके बाद मेरे पास एक राइट आएगा उस एसेट को वापस लेने का, उस टाइम से क्लबिंग होना स्टार्ट होगी। ये बात 62 में लिखी है। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है कि अगर इसमें तो रेलिवेंट है या नहीं है, वो आदित्य रेलिवेंट है, बिल्कुल रेलिवेंट है। सेक्शन नंबर 63 जो है ना, उसमें एक्चुअल में क्या है? उसमें एक्चुअल में रिवोकेबल ट्रांसफर की डेफिनेशन है, उसमें और कुछ भी नहीं है। अगर आप चेक करोगे सेक्शन नंबर 63 में रिवोकेबल ट्रांसफर की डेफिनेशन है कि रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी एसेट दी है, आपके पास उस एसेट को वापस लेने का राइट है, तो रिवोकेबल ट्रांसफर इसको बोलते हैं। ये डेफिनेशन जो है वो 63 में है। तो एक्चुअल में ना 63 में कोई क्लबिंग नहीं है, उसमें एक डेफिनेशन दिया कि रिवोकेबल ट्रांसफर हम कहते किसे हैं, ठीक है? तो इसलिए मैंने कहा वो हमारे काम का नहीं है। अब एक बार मेरे को फटाफट से दोबारा बताओ जी सारे बच्चे। हेलो भाई साहब, इधर एक बात मेरे को बताओ, अगर मैंने आपको एसेट को ट्रांसफर किए बिना इनकम ट्रांसफर कर दी है तो वो इनकम क्लब कर देंगे? सेक्शन नंबर 60 इसकी बात करता है। 61 और 62 में क्या लिखा है कि अगर मैंने एसेट ट्रांसफर कर दी है और वो एसेट ट्रांसफर रिवोकेबल है तो वहां से आने वाली इनकम भी मुझे में क्लब हो जाएगी। फिर दूसरा मैंने बोला कि अगर मैंने एसेट ट्रांसफर की है और वो इरिवोकेबल ट्रांसफर होगा, उस केस में आने वाली इनकम जो है वो मुझ में क्लब नहीं होगी, उस केस में आने वाली इनकम जो है वो मुझ में क्लब नहीं होगी। बट जब तक सामने वाले पर्सन की लाइफ है तब तक क्लब नहीं होगी। जैसे ही सामने वाले की लाइफ खत्म हो जाएगी, उसके बाद वो इनकम जो है फिर वो मुझ में क्लब होना स्टार्ट हो जाएगी। ये बात 62 में लिखी हुई है। अब एक बात मेरे को बताओ, ये अगला पॉइंट फिर यहाँ पे निकल के आ रहा है, दैट इज स्पाउस वाले केस में क्या क्या होगा। याद करो स्पाउस वाले केस में एक तो सेक्शन नंबर 64(1)(4) हमने किया था, याद है? 64(1)(2) में हमने क्या किया था? 64(1)(2) ये बात कहता है कि एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल का ना एक कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अरे कंसर्न का मतलब क्या है? कंसर्न का मतलब या तो मान लो ये कंपनी है या मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है। अब अगर मान लो एक इंडिविजुअल का एक कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब अगर ये कंपनी है तो इस इंडिविजुअल ने 20% या उससे ऊपर की वोटिंग पावर होल्ड की हुई है, और अगर ये पार्टनरशिप फर्म है तो इस इंडिविजुअल ने 20% उससे ऊपर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होल्ड की हुई है। तो गवर्नमेंट ने कहा इट मींस उस इंडिविजुअल की ना इस कंपनी में चलती है या पार्टनरशिप फर्म में चलती है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? अगर एक इंडिविजुअल का इस कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो इस कंसर्न से जो भी सैलरी मिलेगी, जो भी फीस मिलेगी, जो भी कमीशन मिलेगी, या जो भी एनी अदर फॉर्म ऑफ रेम्युनरेशन मिलेगी, तो वो क्या होगा? उसकी इंडिविजुअल की स्पाउस में, मतलब जो भी स्पाउस को मिलेगा वो इंडिविजुअल में क्लब कर देंगे। तो सिंपल सी बात क्या निकल कह रहे कि अगर एक इंडिविजुअल का एक कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उस कंसर्न से उसकी स्पाउस को सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, फीस मिल रही है, या एनी अदर फॉर्म ऑफ रेम्युनरेशन मिल रही है, तो मिलने वाला जो भी पैसा होगा हम इस इंडिविजुअल की इनकम में क्लब कर देंगे, प्रोवाइडेड। बट अगर स्पाउस के पास कोई भी स्किल है, कोई भी टैलेंट है, कोई भी एक्सपीरियंस है, कोई भी डिग्री है, उस केस में क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। फिर स्पाउस की इनकम स्पाउस में जुड़ेगी और हस्बैंड वाली इनकम हस्बैंड में जुड़ेगी। तो क्लबिंग नॉर्मली कब होगी? कि अगर मान लो सैलरी मिल रही है, कोई भी डिग्री नहीं है, कोई प्रोफेशनल स्किल नहीं है, उस केस में क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। नॉर्मल केस में क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है,
वो कह रहे रेमुनरेशन टू स्पाउस फ्रॉम ए कंसर्न इन विच इंडिविजुअल हैज ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, बट क्लबिंग नहीं करेंगे। वेयर स्पाउस के पास क्या है, टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, उस केस में क्लबिंग के प्रोविजन जो होंगे वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। उस केस में कहीं पर भी क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होगी, बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है, अगर फॉर एग्जांपल मान लो हस्बैंड है, हस्बैंड का एक कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उस कंपनी में उसकी स्पाउस को सैलरी मिल रही है, तो गवर्नमेंट ने कहा वो स्पाउस को मिलने वाली सैलरी हस्बैंड की सैलरी में क्लब कर देंगे, प्रोवाइडेड अगर स्पाउस पढ़ी लिखी है तब क्लबिंग नहीं करेंगे, अगर स्पाउस पढ़ी लिखी नहीं है फिर सैलरी मिल रही है तो यहां पर हम क्लबिंग कर देंगे। अच्छा एक बात मेरे को सोच के बताओ, एक पॉइंट हमने एडिशनल क्लास के अंदर और किया था, अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने कहा था कि अगर मान लो एक कंपनी में ना हस्बैंड का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और वाइफ का भी इंटरेस्ट है। मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी में हस्बैंड का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और वाइफ का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अगर दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उस केस में क्लबिंग किसकी होगी? तो फिर यहां पर मैंने कहा था जिसकी भी अदर इनकम ज्यादा होगी फिर क्लबिंग उसके अंदर होगी। मतलब अगर मान लो हस्बैंड का इसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और वाइफ का भी इसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, इसको भी सैलरी मिल रही है, इसको भी सैलरी मिल रही है, तो ये वाली सैलरी किसमें क्लब करनी है? तो गवर्नमेंट ने कहा था इन दोनों में से जिसकी भी अदर इनकम ज्यादा होगी फिर हम क्लबिंग उसके अंदर कर देंगे। ये एडिशनल पॉइंट हमने क्लास में डिस्कस किया था, अगर आपको याद आ रहा हो। तो बाई चांस अगर बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है तो बस इतनी सी बात ध्यान देनी है कि मान लो अगर हस्बैंड का भी इंटरेस्ट है, वाइफ का भी इंटरेस्ट है, दोनों में से जिसकी भी अदर इनकम ज्यादा होगी तो दूसरे वाले आदमी की सैलरी उस पर्सन में क्लब कर देनी है जिसकी अदर इनकम ज्यादा है। सिंपल सा पॉइंट बस ये निकल के आ रहा है जी। क्या आपको बात समझ में आ रही है जी? एक बच्चे ने डाउट किया सर अगर चिल्ड्रन हुए तो एग्जम्प्ट होगा? हाँ, चिल्ड्रन की बात 64(1)(2) में नहीं है, यहाँ पे सिर्फ स्पाउस की बात हो रही है। स्पाउस मतलब या तो हस्बैंड टू वाइफ या वाइफ टू हस्बैंड, बच्चों की बात यहाँ पे नहीं है, वो माइनर बच्चों की बात 64(1) कैपिटल ए के अंदर डिस्कस करेंगे, यहाँ पे सिर्फ स्पाउस की बात हो रही है जी। डन है जी। चलो अगला पॉइंट फिर यहाँ पे निकल के आता है सेक्शन नंबर 64(1)(4)। इसमें क्या लिखा हुआ है? अब इसमें लिखा हुआ है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो हस्बैंड ने वाइफ को या वाइफ ने हस्बैंड को, मैं दोबारा बोलूंगा, हस्बैंड ने वाइफ को या वाइफ ने हस्बैंड को कोई भी एसेट ट्रांसफर की है हाउस प्रॉपर्टी को छोड़कर। मैं हाउस प्रॉपर्टी यहां पे कवर क्यों नहीं कर रहा? हाउस प्रॉपर्टी के लिए सेक्शन नंबर 27 ऑलरेडी है कि अगर हस्बैंड ने वाइफ को हाउस प्रॉपर्टी दी है तो हस्बैंड डीम्ड ओनर बन जाता है। सेक्शन 27 वाले केस में यह पॉइंट हमने हाउस प्रॉपर्टी के अंदर भी किया था। तो क्लबिंग का चैप्टर हर एसेट पे एप्लीकेबल होगा बट हाउस प्रॉपर्टी वाले केस में एप्लीकेबल नहीं है। तभी मैंने क्या बोला कि अगर हस्बैंड वाइफ को कोई भी एसेट ट्रांसफर करेगा हाउस प्रॉपर्टी को छोड़कर और वाइफ उस एसेट से जो भी इनकम कमाएगी तो वो हस्बैंड की इनकम में क्लब हो जाएगी। बट वो ट्रांसफर कैसे की हो? या तो विदाउट कंसीडरेशन या वो ट्रांसफर की हो इन एडिक्वेट कंसीडरेशन में, तो आने वाली जो वाइफ की इनकम होगी वो हस्बैंड की इनकम में क्लब होगी, वाइफ की इनकम में क्लब नहीं होगी। बट वाइफ की इनकम में तभी क्लबिंग होगी अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब कंडीशन क्या है? रिलेशनशिप, हेलो भाई साहब, ओए ओए इधर, रिलेशनशिप मस्ट बी एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एंड एक्रूअल ऑफ इनकम। मतलब हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना चाहिए। जब मैंने एसेट ट्रांसफर की वो मेरी वाइफ थी, जब उसने इनकम कमाना स्टार्ट की तो भी वो मेरी वाइफ है। अगर दोनों टाइम पर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा उसी केस में क्लबिंग करनी है, नहीं तो क्लबिंग नहीं करनी। बट अगर डाइवोर्स वाला केस है, अगर मान लो मेरी और मेरी वाइफ का डाइवोर्स हो रहा, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, बट यहाँ पे एज पर प्रोविजन गवर्नमेंट कह रही है कि अगर मान लो किसी का भी डाइवोर्स हो रहा है उस डाइवोर्स वाले केस में अगर कोई भी एसेट ट्रांसफर करेंगे तो क्लबिंग के प्रोविजन वहां पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। बस ये पर ध्यान दो। अब सुनो ध्यान से, एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन ये बन सकता है जैसे मान लो हस्बैंड ने ना वाइफ को एसेट ट्रांसफर की, अब वाइफ जो इनकम कमाएगी वो किस में क्लब हो जाएगी? हस्बैंड में। बात समझ में आती है? बट मान लो क्या किया, वाइफ ने उस इनकम को फर्दर इन्वेस्ट करके एक इनकम और कमा ली, तो सारे बच्चे बोल देना क्या ये एक्रीशन ऑफ इनकम, क्या ये बढ़ी हुई इनकम हम यहां हस्बैंड में क्लब करेंगे नहीं करेंगे? तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है, अगर हस्बैंड ने वाइफ को एसेट ट्रांसफर की है, उस एसेट से इनकम आ रही है, हस्बैंड में क्लबिंग हो जाएगी। बट उस इनकम से फर्दर इनकम कमाई है तो क्या एक्रीशन ऑफ इनकम हस्बैंड में क्लब करेंगे? आंसर इज नो। एक्रीशन ऑफ इनकम हम कभी भी हस्बैंड में क्लबिंग नहीं करेंगे, वो वाइफ की इनकम में क्लब होगी। बस ये पर ध्यान दो। क्लियर है? डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? तो मतलब एसेट से आने वाली इनकम हमें क्लब करनी है, इनकम से आने वाली इनकम जो है वो वाइफ वाले केस में हमें क्लब नहीं करनी। फिर अगला पॉइंट यहां पे निकल करता है सेक्शन नंबर 64(1)(4) के बाद सेक्शन नंबर 64(1)(7). याद करो, आपको एक पॉइंट मैंने आपको और बताया था
कि अगर मान लो, हेलो भाई साहब इधर, अगर मान लो मैंने वाइफ को ना डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं किया, मैंने क्या किया, एक ट्रस्ट बनाया, मैंने क्या किया, एक ट्रस्ट बनाया और अपनी सारी की सारी एसेट ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दी और उस ट्रस्ट का बेनिफिशियरी कौन बना दिया, मेरी वाइफ बन गई। अब मैंने एसेट ट्रांसफर की ट्रस्ट को, मैंने कहा मैंने तो ट्रस्ट को ट्रांसफर किया, इनकम मुझ में क्लब क्यों हो गई? फिर गवर्नमेंट ने चेक किया कि ट्रस्ट का बेनिफिशियरी कौन है, वाइफ है, तो सारी की सारी इनकम इनडायरेक्टली मिल किसको रही है, वाइफ को मिल रही है। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा अगर आपने किसी ट्रस्ट को एसेट ट्रांसफर की है, उसकी बेनिफिशियरी आपकी वाइफ है, तो जो भी वहां से इनकम आएगी ना, वो भी हस्बैंड की इनकम में क्लब हो जाएगी, दैट इज 6417। तो कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर आपने डायरेक्ट ट्रांसफर की है या किसी भी तरीके से आपने इनडायरेक्ट ट्रांसफर किया है, मतलब बेनिफिट आपकी वाइफ को मिल रहा है, तो आने वाली इनकम जो होगी हम हस्बैंड में क्लबिंग करेंगे। गवर्नमेंट यहां पर यह बात कहना चाह रही है, बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का। तो सिंपल सी बात, अगर मैं डायरेक्टली वाइफ की बात करूंगा तो वाइफ वाली इनकम हस्बैंड में क्लब हो जाएगी। अगर मैं किसी ट्रस्ट को दूंगा, उसका बेनिफिशियरी वाइफ है, तो वो इनकम जो होगी वो भी हस्बैंड के अंदर क्लबिंग होगी। 6417 ये बात कहते हैं जी, ठीक है। अगला फिर यहाँ पे निकल कर है 64(1) कैपिटल ए माइनर बच्चे वाला। अब माइनर बच्चे वाले केस में सिंपल सा रूल निकल के आ रहा है कि भाई साहब माइनर के केस में हमें सारी की सारी इनकम उसके पेरेंट्स में क्लब करनी है। रोशनी 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 इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि माइनर की बात कर रहा हूं कि माइनर के केस में हमें सारी की सारी इनकम जो है किस में क्लब करनी है, उसके पेरेंट्स में क्लब करनी है। बट माइनर वाले केस में पेरेंट्स में क्लब करनी था, बट कौन से, मम्मी में पापा में। तो जिनकी भी अदर इनकम ज्यादा होगी हम क्लबिंग उसमें कर देंगे। अगर मम्मी की अदर इनकम ज्यादा है, क्लबिंग कर देंगे मम्मी में। पापा के अदर इनकम ज्यादा है, क्लबिंग कर देंगे पापा में। बट अगर दोनों का डाइवोर्स हो चुका है तो जो माइनर चाइल्ड को मेंटेन कर रहा होगा हम क्लबिंग करेंगे उसमें। बट अगर दोनों की डेथ हो चुकी है, मतलब पेरेंट्स है ही नहीं है, तो फिर क्लबिंग नहीं होगी। जो भी उसके लीगल गार्जियन होंगे वो उसके बिहाफ पे टैक्स पे करेंगे। ये पॉइंट हमने कंप्लीट किया था। बट याद करो मैंने यहाँ पे कहा था कि दो केस में हमें क्लबिंग नहीं करनी। पहला केस, अगर माइनर चाइल्ड अगर मान लो हैंडीकैप है, डिसेबल है, उस केस में क्लबिंग नहीं करनी होती। फिर दूसरा केस मैंने कहा था कि अगर माइनर अपनी स्किल से, टैलेंट से, एक्सपीरियंस से, नॉलेज से कोई भी इनकम कमाएगा, उस केस के अंदर भी माइनर वाली इनकम क्लब नहीं होगी। फिर यहां पर एक स्पेशल पॉइंट हमने और किया था कि माइनर की इनकम जिस पेरेंट्स के अंदर भी क्लब करोगे ना, तो उस पेरेंट्स को 1500 रुपए पर चाइल्ड की एग्जम्पशन मिल जाएगी। बैलेंस इनकम जो होगी पेरेंट्स में क्लब होगी। ये पॉइंट हमने वहां पर डिस्कस किया था। एक बार चेक करो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। कह रहे हैं सारी की सारी माइनर की इनकम हम क्लब कर देंगे पेरेंट्स में, जिसकी भी अदर इनकम ज्यादा होगी। एग्जम्पशन मिलेगी उस पेरेंट्स को 1500 रुपए पर चाइल्ड की। यहाँ पे कोई दो बच्चों की लिमिट नहीं है। किस केस में क्लबिंग नहीं होगी? अगर वो स्किल से पैसा कमा रहा है या माइनर बच्चा हैंडीकैप है, इन दोनों केस में कोई भी क्लबिंग नहीं होगी। बाकी सब केस में इनकम क्लब हो जाएगी, बस ये पर ध्यान दो। अब देखो तुम क्लबिंग करो, अभी अभी यहाँ पे तुम गलती करोगे। मेरा क्वेश्चन मेरा है फॉर एग्जाम्पल पाल साहब से। पाल साहब एक बात बताओ, पाल साहब एक बात बताओ। पाल साहब मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे मान लो माइनर ने अपनी स्किल से 10 लाख रुपए कमाए। अब अगर माइनर ने अपनी स्किल से 10 लाख रुपए कमाए, तो क्या ये 10 लाख रुपए उसके पेरेंट्स में क्लब करोगे? नहीं क्लब करोगे, कोई क्लब नहीं करोगे, क्योंकि स्किल वाले पैसे हैं। बट इस 10 लाख से उसने बैंक में एफडी करवा दी और वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, तो क्या ये इंटरेस्ट की इनकम, सोच के बोल देना, क्या इसके पेरेंट्स में क्लब करोगे? आंसर इज यस। मतलब एक्रीशन ऑफ इनकम वाइफ और सन्स वाइफ वाले केस में क्लब नहीं होता, माइनर वाले केस में क्लब हो जाता है, बस ये पर ध्यान दो। तो अगर क्वेश्चन बनेगा माइनर का, ये 10 लाख रुपए क्लब नहीं होंगे, बट ये जो ये वाली इनकम कमाई होगी ये इनकम क्लब हो जाएगी। यहां पे तुम गलती करोगे, मैं दोबारा बोल रहा हूं, माइनर वाले केस में सारी इनकम क्लब हो जाती है, बस दो इनकम को छोड़ के। अब अगर मैं इन इनकम को फर्दर इन्वेस्ट करके इनकम कमाऊंगा, वो पेरेंट्स में क्लब हो जाएगी, क्योंकि वो इनकम जो है, ध्यान सुना, वो इनकम जो है वो उसने स्किल से नहीं कमाई, वो टैलेंट से नहीं कमाई, उस पैसे को इन्वेस्ट किया, वहां से इनकम आई है, वो पेरेंट्स में क्लब हो जाएगी, बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? पक्का पक्का। तो एक्रीशन ऑफ इनकम पेरेंट्स वाले केस में क्लब नहीं, सॉरी वाइफ वाले केस में क्लब नहीं करनी, सन्स वाइफ वाले केस में क्लब नहीं करनी, माइनर बच्चे वाले केस में क्लब कर देनी है, बस ये पर ध्यान दो। सर माइनर मैरिड डॉटर के केस में इनकम इन लो के हाथ में टैक्सेबल होगी या ये बच्चा ये बात कहता है सर माइनर मैरिड डॉटर वाले केस में क्या होगा? देखो पहली बात तो माइनर मैरिड डॉटर का कॉन्सेप्ट अब खत्म हो चुका है। बट अगर मैं सिंपल बात बोलूँ, गवर्नमेंट कहती है माइनर इंक्लूड माइनर मैरिड डॉटर, तो कहीं ना कहीं से डबल टैक्सेशन की बात होती है यहाँ पे जी, ठीक है, डबल टैक्सेशन की बात यहाँ पे होती है। बट प्रैक्टिकल लाइफ में प्रोविजन भी किसी काम करें, इसलिए एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन नहीं बनता। उसका रीजन है क्योंकि बाल विवाह अब इंडिया के अंदर बंद हो चुके हैं। ये क्लबिंग का लो ना बहुत पुराना बना हुआ है,
उस टाइम माइनर बच्चों की शादियां हुआ करती थी, तो तब का लॉ बना हुआ है। बट प्रैक्टिकल लाइफ में गवर्नमेंट कह रही है इसकी कोई इंप्लीकेशन नहीं है। अगर आप एग्जाम का सिंगल पेपर भी चेक करोगे, कभी भी माइनर मैरिड डॉटर में से तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेगा नहीं। बट अगर बन जाए तो भैया माइनर इंक्लूड्स माइनर मैरिड डॉटर फॉर क्लबिंग प्रोविजन, बस ये पर ध्यान दो। डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। स्कॉलरशिप भी स्किल में इंक्लूड होता है, बिल्कुल स्कॉलरशिप भी यहां पर आएगा जी, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। फिर सन्स वाइफ वाले केस में वही सेम है जी। सन्स वाइफ वाले केस में क्या लॉ बना हुआ है, अगर फादर इन लॉ ने एसेट ट्रांसफर किया सन्स वाइफ को, या मदर इन लॉ ने एसेट ट्रांसफर किया सन्स वाइफ को, तो जो भी सन्स वाइफ इनकम कमाएगी फादर इन लॉ और सन्स वाइफ में क्लब हो जाएगी, प्रोवाइडेड रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब जब एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं तब वो सन्स मतलब फादर इन लॉ और सन्स वाइफ हैं, और जब वो इनकम कमा रहे हैं तब भी वो फादर इन लॉ सन्स वाइफ वाली कैटेगरी में कवर होते हैं, तभी क्लबिंग करेंगे, नहीं तो क्लबिंग नहीं करेंगे। दूसरा, अगेन यहां पर इनडायरेक्टली ट्रांसफर की है, मान लो ट्रस्ट को ट्रांसफर की है और बेनिफिशियरी कौन है, सन्स वाइफ, तो उस केस के अंदर भी गवर्नमेंट ये बात करेगी फादर इन लॉ और मदर इन लॉ में इनकम क्लब हो जाएगी। ये बात आपकी सन्स वाइफ वाले केस में निकल के आती है। और देखो नीचे एक लाइन लिखी है कि भैया ये जो 6414 है मतलब वाइफ वाला केस है, ये हर एसेट पे लगाना, बट हाउस प्रॉपर्टी वाले केस में मत लगाना, क्योंकि वहां पे सेक्शन 27 एप्लीकेबल है, डीम्ड ओनर वाली कैटेगरी में कवर हो जाता है, तो उसकी क्लबिंग सेक्शन 27 में होगी, उसकी क्लबिंग जो है वो 6414 में नहीं होगी, बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सर अगर माइनर की स्किल से इनकम हुई और फादर के बिजनेस में इन्वेस्ट हुई तो वैसे भी पेरेंट्स में क्लब है भाई। स्किल वाली इनकम फादर के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, वहां से इनकम आएगी तो पेरेंट्स में क्लब करनी है वो तो भाई, बाहर इन्वेस्ट करो या बिजनेस में इन्वेस्ट करो, इनकम तो आनी है ना, तो जो भी इनकम होगी उसके पेरेंट्स में क्लब हो जानी है जी। बस यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है जी, पक्का पक्का इसको लोग कर सकते हैं। तो एक बार मैं दोबारा से कंक्लूड कर रहा हूं, देखो 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के अंदर बनेगा। तो माइनर वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, माइनर के सारे इनकम क्लब कर देना। पेरेंट्स में कौन से पेरेंट्स, जिसकी अदर इनकम ज्यादा है, मम्मी में पापा में किसी के अंदर भी क्लब करना जिसकी अदर इनकम ज्यादा है। दोनों का डिवोर्स हो गया तो जो मेंटेन कर रहे हैं, दोनों की डेथ हो गई लीगल गार्जियन। बट अगर स्किल वाली इनकम है, अगर आप हैंडीकैप हो, उस केस में कोई भी क्लबिंग हमें नहीं करनी, ये माइनर वाले केस में निकल के आता है। और माइनर वाले केस में एक्रीशन ऑफ इनकम भी क्लब होगा, ये 64(1)(a) के अंदर लिखा हुआ है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट कौन सा है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाला। अगर एक इंडिविजुअल का एक दूसरी कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उस कंपनी से उसकी स्पाउस को सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रही है, फीस मिल रही है, या एनी अदर फॉर्म ऑफ रेम्युनरेशन मिल रही है, तो जो ये पैसा मिल रहा है उस इंडिविजुअल में क्लब हो जाएगा जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। बट अगर सामने वाले के पास कोई स्किल है, टैलेंट, एक्सपीरियंस है, इस वजह से उसको सैलरी मिल रही है, उस केस में कोई भी क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये पॉइंट आपको यहां पे निकल के आ रहा है। डन, ये बातें आपकी यहां पे निकल के आती हैं। फिर एक पॉइंट यहां पे और निकल के आता है, पॉइंट यहां पे क्या और निकल के आता है, यहां पे गवर्नमेंट ये बात कहती है कि सेक्शन नंबर 65, अब 65 में गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि कई बार हम ट्रांसफर से रिकवरी नहीं कर पाते, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इनकम ट्रांसफर की इनकम में क्लब हो जाएगी। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इनकम जो है वो ट्रांसफर की इनकम में क्लब हो जाएगी। बट ट्रांसफर मान लो भाग गया, याद आपको मैंने एग्जांपल दिया था, मेरे को याद है, पक्का पक्का याद है, आज भीमा शंकर नहीं आया। अब भीमा शंकर के ऊपर एग्जाम्पल बिल्कुल सेट बैठता है ये वाला। भाई साहब भीमा शंकर, अब क्या हुआ कि भीमा शंकर भाई साहब अपनी साली को लेके भाग गया भीमा शंकर अपनी साली को लेके भाग गया। अब भाई साहब वो रोए, भाई साहब पत्नी रोए, हाय भीमा हाय भीमा हाय भीमा हाय भीमा हाय भीमा। भीमा भाई साहब भाग गया इंडिया से बाहर। अब मुद्दा ये निकल कर रहा है कि भीमा की इनकम में क्लब होनी थी, अब भीमा की इनकम में क्लब होनी है, भीमा बाहर भाग गया। अब भीमा बाहर भाग गया तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसन की तैसन, भैया अगर भीमा से रिकवरी नहीं कर पा रहे तो हम फिर ट्रांसफरी से रिकवरी कर लेंगे। मतलब अगर ट्रांसफर से रिकवरी नहीं हो रही, ट्रांसफरी को लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी। ये बात सेक्शन नंबर 65 में लिखी है। अब भीमा की वाइफ चाहे हाय भीमा करे, चाहे धाई भीमा करे, चाहे हाय भीमा करे, चाहे हाय भीमा करे, भाई भीमा की वाइफ को टैक्स पे करना पड़ेगा, बात खत्म जी ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। क्या हम लोग कर सकते हैं, पक्का पक्का जी। चलो, तो ये सिंपल सी बात निकल के आ रही है। ठीक है जी, तो ये बात सेक्शन नंबर 65 में लिखी है कि अगर ट्रांसफर से हम रिकवरी नहीं कर सकते तो ट्रांसफरी पे टैक्स पे करने के लायबल होगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक बार और ही फटाफट से एक बार इसके क्वेश्चन थोड़े से देखने स्टार्ट करते हैं कि इसके क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम के अंदर बन सकते हैं।
आ जाओ फटाफट से। ये देखो ये पहला क्वेश्चन है, एक बार फटाफट पहले का आंसर अपने बताओ जी, एक बार पहले का आंसर फटाफट से इसको करने स्टार्ट करो। सेक्शन 166 कौन सा, 6 कौन सा, सन्स वाइफ वाला, 6 सन्स वाइफ वाला ये कहता है मेरे बच्चे, जैसे मान लो अब क्या हुआ, रणवीर सिंह है, रणवीर सिंह की वाइफ कौन है, प्रियंका चोपड़ा, ठीक है जी। अब रणवीर सिंह की वाइफ जो है मान लो प्रियंका चोपड़ा है, अब रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा की मान लो शादी नहीं हुई, तो रणवीर सिंह के पापा ने शादी से पहले ही प्रियंका चोपड़ा को मान लो कोई भी एसेट ट्रांसफर कर दी, तो गवर्नमेंट ने कहा अभी तो शादी नहीं हुई तो सन्स वाइफ नहीं है, तो इस केस में जो भी प्रियंका चोपड़ा इनकम कमाएगी वो इनकम क्लब होगी प्रियंका चोपड़ा में, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। बट अगर मान लो जब इन दोनों की शादी हो गई तो गवर्नमेंट ने कहा अब रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, अब अगर मान लो रणवीर के पापा अगर प्रियंका चोपड़ा को जो भी एसेट ट्रांसफर करेंगे वो फिर रणवीर के पापा में क्लबिंग हो जाएगी, उसके प्रियंका चोपड़ा में क्लब नहीं होगी। भाई साहब मैं यही देख रहा था, एक देख लो भाई तुम, दीपिका सर, दीपिका गाबा सर, दीपिका, प्रियंका नहीं सर, प्रियंका तो हमारे जीजू की है, छोड़ो उसको, निक जोनस की है वो। मैं यही देख रहा था भाई साहब, तुम्हें पता है नहीं पता, मैं कह रहा था बस अब कोई पकड़ेगा, अब कोई पकड़ेगा, अब कोई पकड़ेगा, अब कोई पकड़ेगा। एक एक बच्चा कह रहा है दीपू है, दीपू, रणवीर की दीपू है, हाँ, और प्रियंका है जोनस साहब की। मैं देख रहा था भाई साहब, तुम्हें एक बार तो बोलो, एक बार तो बोलो। न्यूज तुम्हें पूरी आती, न्यूज तुम्हें पूरी अपडेट है, तुम पढ़ते क्या हो, ये तो पढ़ते हो, तुम पकड़ते हो, तुम भाई साहब यही पढ़ते हो जो टाइम्स होता है, एक पेपर, एक न्यूज पेपर था टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया में तो होती है न्यूज, उसके ऊपर एक था दिल्ली टाइम्स, एक आता दिल्ली टाइम्स, वो तुम पढ़ते हो, किसका ब्रेकअप हो गया, किसका पैचअप हो गया, कौन किसके बच्चे की मां बनने वाली है, किसका किससे अफेयर चला, ये तुम न्यूज पढ़ते हो भाई साहब आंखें फाड़ फाड़ के, वो तुम्हें सारी याद होती हैं, नालायक कहीं के, ठीक है। अभी बता रहा हूँ क्रॉस ट्रांसफर बता रहा हूँ, ठीक है, तो डन है। तो सिंपल सी बात बस ये निकल के आ रही है, सिंपल सी बात बस ये निकल के आ रही है कि अगर मान लो फादर इन लो ने एसेट ट्रांसफर किया सन्स वाइफ को, तो सन्स वाइफ जो इनकम कमाएगी फादर इन लो में क्लब हो जाएगी, प्रोवाइडेड जब वो एसेट ट्रांसफर हो रही है और जब वो इनकम कमा रही है उस टाइम पर फादर इन लो और सन्स वाइफ का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना चाहिए, बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, चलो अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब एक बच्चे का क्रॉस ट्रांसफर वाला कॉन्सेप्ट रह गया सर। क्रॉस ट्रांसफर का मतलब ये होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये एक्स है और ये एक्स की वाइफ है, ये मान लो वाई है, ये वाई की वाइफ है। अब अगर एक्स, ध्यान सुनना, अगर एक्स जो है एक्स ऐसा ट्रांसफर करेगा एक्स की वाइफ को तो क्लबिंग हो जाएगी एक्स में, कोई दिक्कत नहीं है। वाई ऐसे ट्रांसफर करेगा वाई की वाइफ को तो क्लबिंग किस में हो जाएगी, वाई में, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इन दोनों ने एक स्कीम लड़ाई, कैसा करते हैं कि भाई तू अपना क्या कर, तू एसेट ट्रांसफर कर मेरी वाइफ को, मैं एसेट ट्रांसफर करता हूं तेरी वाइफ को, तेरी वाइफ जो इससे इनकम कमाएगी तो यहां पे क्लबिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि ये कौन सा क्रॉस ट्रांसफर है, तो हमारी प्लानिंग हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं तुम्हारी प्लानिंग करवाता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुनो इसको हम क्रॉस ट्रांसफर बोलते हैं। अगर आपने ऐसा ट्रांसफर किया है कि इसने इसकी वाइफ को, इसने इसकी वाइफ को, तो जिसकी भी वाइफ है वो जो इनकम कमाएगी उसकी इनकम उसके हस्बैंड में क्लब हो जाएगी, काम खत्म जी। मतलब क्लबिंग क्रॉस नहीं होगी, मैं दोबारा बोल रहा हूं क्लबिंग क्रॉस नहीं होगी, क्लबिंग क्रॉस नहीं होगी, दोबारा बोल रहा हूं क्लबिंग क्रॉस नहीं होगी, क्लबिंग सीधी होगी, ट्रांसफर क्रॉस होगा, बस ये पर ध्यान दो। बट एक बात और ध्यान देना, अगर आप 115 बीएससी ले रहे हो तो ये 1500 रुपए पर चाइल्ड वाला बेनिफिट नहीं मिलता। बस ये क्लबिंग के अंदर एक पॉइंट ध्यान देना, 1500 पर चाइल्ड की एग्जामिशन मिलती है अगर तुम ऑप्शनल स्कीम ले रहे हो, अगर तुम डिफॉल्ट स्कीम ले रहे हो 115 बीएससी वाली स्कीम ले रहे हो उस केस के अंदर 1500 रुपए पर चाइल्ड की एग्जामिशन नहीं मिलती है। मतलब जो माइनर की इनकम होगी वो सारी इनकम जुड़ जाएगी, 1500 माइनस नहीं करने अगर तुमने डिफॉल्ट स्कीम लिया, बस ये पर ध्यान दो। डन है जी ना, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है जी। क्लबिंग ऑफ इनकम में आज नहीं पता नहीं कितने कई सालों से अमेंडमेंट नहीं आ रही जी। खुशी सर क्या इसमें सेपरेट क्वेश्चन आता है? बहुत रेयरली बनता है सेपरेट क्वेश्चन। अब तो वैसे ही 50 नंबर का डीटी हो गया, अब तो चांसेस थोड़े से और ही कम हो गए हैं, पहले फिर भी चांसेस थे, अब तो डीटी 50 नंबर का हो गया तो चांसेस थोड़े से और कम हो गए हैं। बट एक आधा पॉइंट ऐसा है जो आपकी किसी अलग क्वेश्चन के अंदर बन सकता है जी।
सर हस्बैंड ने वाइफ के इनकम ट्रांसफर करे एंड बाद में वाइफ उसको बिजनेस में लगा दे एंड प्रॉफिट होगा, उसका बता दो। मतलब समझा नहीं। हस्बैंड ने वाइफ को इनकम ट्रांसफर की एसेट ट्रांसफर की। चलो पहले मेरे को ये बताओ, पहले का आंसर बताओ यार, पहले का आंसर क्या निकल के आ रहा है भाई, जल्दी बोलो फटाफट से, पहले का आंसर क्या निकल के आ रहा है। यहाँ पे कितने दो डॉटर है, 9,000, 4500, 6200, 4300। अब डॉटर जो 4500 है वो डिसेबिलिटी है, तो ये क्लबिंग हमें करनी नहीं है, तो हटा दो, ये तो हटा दो। इसमें से 1500 माइनस करोगे तो ये इनकम आ गई 7500। ये इनकम 6200 में से 1500 चले गए, तो 6200 में से 1500 रुपये चले गए, आपका ये निकल के आ गया 4700। ठीक है, और यहाँ पे 4300 में से 1500 रुपये चले गए, तो ये आ गया 2800। ये आ गया ना, यही निकल के आ रहा है। हम्म, ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे कितना आ रहा है जी, 7500, 4700 और 2800, तो 15,000 रुपये का आपका आंसर निकल के आएगा जी, 15,000 रुपये आंसर आएगा जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, 15,000 रुपये आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, अब एक बार आओ क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में फिर भी बन सकता है। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा खासा क्वेश्चन है। कह रहे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टर ए। ये बात हो रही है मिस्टर ए की। मिस्टर ए हैड ए फिक्स डिपॉजिट 5 लाख रुपए इन बैंक ऑफ इंडिया। ही इंस्ट्रक्ट द बैंक टू क्रेडिट द इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट 9% पर एनम फ्रॉम 1 अप्रैल 23 टू 31 मार्च 24 टू सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ मिस्टर बी सन ऑफ हिज ब्रदर, ओके, टू हेल्प हिम इन एजुकेशन। अब सिंपल सी बात है, अगर मैंने एफडी ट्रांसफर कर दी तो वहां से आने वाली इनकम जो है वो मुझ में क्लब हो जाएगी। सिंपल सी बात है ये भाई, मैंने एसेट को ट्रांसफर किए बिना इनकम ट्रांसफर कर दी है, तो एज पर सेक्शन नंबर 60 वो इनकम मुझ में ही क्लब होनी है, सामने वाले पर्सन में क्लब नहीं होनी। ठीक है जी, आगे। मिस्टर ए होल्ड 75% प्रॉफिट शेयर इन पार्टनरशिप। मिसिस ए रिसीव कर रही है कमीशन 25,000 पे फ्रॉम द फर्म फॉर प्रमोटिंग द सेल। मिसिस ए पोजेस नो टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल, तो ये वाली सैलरी 25,000 रुपए की कमीशन किस में क्लब हो जाएगी, ये मिस्टर ए में क्लब हो जाएगी। क्योंकि सिंपल से पता है, सैलरी फीस कमीशन अगर मिल रही है और मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो क्लबिंग किस में होगी, मिस्टर ए में। ये 25,000 रुपए क्लबिंग मिस्टर ए में है। मिस्टर ए गिफ्ट टू फ्लैट मिसिस ए ऑन 1 अप्रैल 23 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 मिसिस ए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वास 52,000 रुपए फ्रॉम सच फ्लैट। अब हाउस प्रॉपर्टी थी और वहां से इनकम आ रही है, तो भैया डीम्ड ओनर ए ही बनेगा। सेक्शन 27 में इस पर भी टैक्स कौन पे करेगा, ए ही टैक्स पे करेगा, बट हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में। ठीक है ना, यहां पे सेक्शन नंबर 27 लगेगा, यहां पे सेक्शन नंबर 27 लगेगा, यहां पे सेक्शन नंबर 64(1)(2) लगेगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, आगे देखो फिर। मिस्टर ए गिफ्टेड 2 लाख रुपए टू हिज माइनर सन हु इन्वेस्टेड द सेम इन ए बिजनेस एंड ही डिराइव इनकम फ्रॉम 20,000 फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। अब 20,000 की इनकम भी किसमें क्लब हो जाएगी जी, 20,000 की इनकम किसमें क्लब होगी, मम्मी या पापा, जिसकी अदर इनकम ज्यादा होगी। अब ए या मिसिस ए चेक करनी पड़ेगी अदर इनकम किसकी ज्यादा, जिसकी भी अदर इनकम ज्यादा होगी उसमें क्लबिंग होगी, और जिसमें क्लब होंगी उसको 1,500 रुपए पर चाइल्ड एग्जाम्प्ट है, तो 20,000 में से 1,500 18,500 रुपए की हमें क्लबिंग करनी पड़ेगी, जिसमें भी क्लबिंग होगी। आगे देखो फिर मिस्टर ए माइनर सन डिराइव एन इनकम 20,000 पे थ्रो बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन स्किल। अब अगर स्किल टैलेंट वाली इनकम है तो ये इनकम हमें क्लब नहीं करनी, ये वाली इनकम क्लब नहीं होगी। ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर ए गोट मंथली पेंशन। अब इसको मंथली पेंशन मिल रही है 10,000 रुपए। ही हैड नो इनकम। मिसिज ए रिसीव सैलरी 20,000 पर मंथ फ्रॉम ए पार्ट टाइम जॉब। अब एक बात मेरे को बताओ, उसको भाई साहब सैलरी मिल रही है 20,000 पर मंथ, पार्ट टाइम जॉब है, और इसको सैलरी पेंशन मिल रही है 10,000 रुपए। अब सिंपल सी बात ये निकल के दोनों में से स्टैंडर्ड डायरेक्शन में माइनस करनी पड़ेगी। याद करो 16(1)(a) की, उसके बाद हमें चेक करना पड़ेगा जिसकी इनकम ज्यादा होगी, क्लबिंग हमें उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी माइनर बच्चे की। अब यहाँ पे एक बार आ जाओ फटाफट से। क्रिस्ट कह रहा है सर 1,500 क्यों माइनस करेंगे मेरे बाबू, अभी हमने समझा ना कि माइनर की इनकम जिस भी पेरेंट्स में क्लब होगी तो माइनर को 1,500 रुपए पर चाइल्ड की एग्जम्पशन मिलती है। अब यहाँ पे 20,000 रुपए की इनकम है, तो 20,000 रुपए की इनकम है, 1,500 तो माइनस करेंगे ना, तो 18,500 क्लब करनी है, इसमें भी क्लब करनी है हमें। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक बार चेक कर लो फटाफट से, आओ आ जाओ मेरे बच्चों, इधर देखो ध्यान से।
सबसे पहले ये ए है और ये मिसिस ए है। अब यहाँ पे एक बार चेक करना, मिसिस ए की इनकम 240, यहाँ पे एक 20, 50,000 ये, 50,000 ये, 70 इसकी, 190 इसकी, तो अदर इनकम जो है वो मिसिस ए की ज़्यादा निकल के आ रही है। आगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, याद करो सेक्शन नंबर 27, जो वाइफ इनकम कमा रही थी। अब वाइफ इनकम जो कमा रही थी उसमें 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद बैलेंस जो आएगा वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जुड़ गई आपकी इसके अंदर। अच्छा ये 7 और 5 12, ठीक है। फिर आगे अदर सोर्स की इनकम। अब अदर सोर्स में कौन कौन सी इनकम आ गई, याद करो वो इंटरेस्ट, मैंने कहा था ना इंटरेस्ट की इनकम भी क्लब होंगी 45,000 पे। और फिर कमीशन, जो वाइफ कमीशन कमा रही है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाली 25,000 पे, ये भी क्लब होगी। 70,000 पे तो 192 और 190। ओहो, अब जो अदर इनकम ज्यादा हो गई है वो किसकी ज्यादा हो गई है, हस्बैंड की। अभी तक ज्यादा थी वाइफ की, बट ये सारी इनकम जुड़ने के बाद इनकम ज्यादा हो गई हस्बैंड की। तो माइनर की इनकम क्लब किस में करनी है, माइनर की इनकम जिसकी इनकम ज्यादा होगी, ज्यादा किसकी निकल के आ गई अब, हस्बैंड की, मतलब पापा की। तो पापा की इनकम 18,500 में क्लब कर दोगे तो आपका ये फाइनल निकल के आएगा। इस तरह से क्वेश्चन होगा। देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर। यार खुशबू कैसी बात कर रहे हो मेरे बच्चे, खुशबू 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस नहीं करोगे सैलरी के हेड में से। आप सैलरी का हेड जब करते हो तो 50,000 की क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हो, नहीं करते, करते हो ना। तो 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन ही तो माइनस की है उन्होंने। भाई पेंशन की इनकम है, 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे। ऐसे उसकी भी सैलरी की इनकम है, उसमें से माइनस करेंगे। दोनों का सैलरी हेड है ना, तो 50,000 तो माइनस करेंगे करेंगे जी। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या इसको हम लोग कर सकते हैं जी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक बार फटाफट से आओ जी। अब एक बार देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो जी फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से सारे बच्चे मुझे आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या निकल के आ रहा है जी, चेक करो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या निकल के आ रहा है। सर अगर हस्बैंड ने वाइफ से लोन लिया हो और वो अमाउंट हस्बैंड ने बिजनेस में लगाया, देन वो प्रॉफिट होगा, तो वो किस में क्लब होगा, किस बेसिस पर। गुंजन, लोन इज नॉट ए एसेट, उस केस में क्लबिंग नहीं होती। आप जब एसेट ट्रांसफर करते हो, एसेट से आने वाली इनकम क्लब होती है। ठीक है, ये एक प्रॉपर प्लानिंग है जो प्रैक्टिकल लाइफ में लोग करते हैं। अगर मैं तुम्हें लोन दे रहा हूँ, लोन इज नॉट ए एसेट, तो उससे आने वाली इनकम भी क्लब नहीं होगी, वो सामने वाली पार्टी में क्लब होगी, मुझ में क्लब नहीं होगी। और इसको हम प्लानिंग बोलते हैं। इसी जगह हम पैसे लेते हैं। आपने प्लानिंग फ्री में बता दी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बट लोन वाले केस में हम कभी क्लबिंग नहीं करेंगे, क्योंकि क्लबिंग एसेट वाले केस में होती है और लोन इज नॉट ए एसेट। ठीक है, पढ़ो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो क्या निकल के आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या निकल के आ रहा है, मिस्टर ए हैज गिफ्टेड ए हाउस प्रॉपर्टी वैल्यू 50 लाख टू हिज वाइफ मिसिस बी। ठीक है जी, हु इज टर्न हैज गिफ्टेड द सेम टू मिस्टर मिसिस सी देयर डॉटर इन लॉ। उसके बाद द हाउस वाज लेट आउट 25,000 पर मंथ थ्रू आउट द ईयर, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए एंड मिसिस सी। ओके, फिर वो कह रहे हैं जी, will your answer be different if the said property was gifted to his son husband of Mrs. C। बताओ जी इस केस में क्या होगा जी, बताओ इस केस में क्या होगा, फटाफट से बोलो जी। आंसर चाहिए मेरे को पूरी क्लास से। क्या आएगा इसका आंसर, क्या 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 ये क्लबिंग 64 में होगी या सेक्शन नंबर 27 में होगी, पहले बताओ। क्या ये क्लबिंग 64 में होगी या सेक्शन नंबर 27 में होगी। क्लबिंग 64 में नहीं होगी, याद करो सेक्शन नंबर 27 में डीम्ड ओनर वाला पॉइंट लगेगा। और डीम्ड ओनर वाले केस में क्लबिंग जो हो जाएगी, मिस्टर ए के हाथ में क्लबिंग होगी। जो भी इनकम आएगी वो मिस्टर ए डीम्ड ओनर माना जाएगा और वो उस पर टैक्स पे करेगा। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्लबिंग जो करनी है वो हमें सेक्शन नंबर 27 में क्लबिंग करनी है, सेक्शन नंबर 64 में क्लबिंग नहीं करनी, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन एक बच्चा डाउट पूछ रहा था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर कई बार बन चुका है, ये वाला क्वेश्चन कई बार बन चुका है। सेक्शन नंबर 4, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्या जी।
क्वेश्चन नंबर आप चेक करोगे 4। बताओ जी क्वेश्चन नंबर 4 वाले केस में क्या है, बोलो मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 वाले केस में क्या निकल के आ रहा है जी? बताओ रे इस केस में क्या करेंगे। वो कह रहे हैं ए प्रोप्राइटरी बिजनेस वाज स्टार्टेड बाय श्रीमती रानी इन द ईयर ऑफ 2021 एज ऑन 1/4/22 हर कैपिटल इन द बिजनेस वाज 3 लाख। ठीक है। फिर हर हस्बैंड गिफ्टेड 2 लाख रुपए 10 अप्रैल 22 को टू हर एंड सच सम इज इन्वेस्टेड बाय श्रीमती रानी इन हर बिजनेस ऑन द सेम डे। ठीक है। श्रीमती रानी अर्न प्रॉफिट फ्रॉम हर प्रोप्राइटरी बिजनेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 1.5 लाख रुपए के एंड 23-24 में 3,90,000 रुपए के। कंप्यूट द इनकम टू बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ रानी हस्बैंड फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 विद रीजन। बताओ इस केस में क्या करेंगे, बताओ इस केस में क्या करेंगे। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, इस केस के अंदर क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे बताओ जी। इस केस के अंदर हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे बताओ। बोलो इस केस में क्या ट्रीटमेंट करेंगे। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, याद करो आपको मैंने पॉइंट क्लास के अंदर भी करवाया था कि पहली बात पहले साल में उसने जो गिफ्ट की है वो गिफ्ट कब की है, 10 अप्रैल की है। अब अगर वो 1 अप्रैल 22 को गिफ्ट करता उस केस के अंदर 22-23 में क्लबिंग हो जाती, बट उसने किया 10 अप्रैल को। इट मीन इस केस में 22-23 में कोई भी क्लबिंग नहीं होगी। अब अगर 22-23 में कोई भी क्लबिंग यहां पे नहीं होगी तो क्लबिंग जो होगी वो 23-24 में होगी। क्लबिंग जो होगी वो 23-24 में क्लबिंग होगी, 22-23 में कोई भी क्लबिंग नहीं होगी। तो पहली बात यहाँ पे देखो 2 लाख रुपए है, उसकी ओपनिंग कैपिटल 3 लाख रुपए है। अब 3 लाख रुपए उसने 2 लाख रुपए यहाँ पे गिफ्ट कर दिए, टोटल कितना हो गया 5 लाख रुपए। अब उसने यहाँ पर कितने कमाए 1.5 लाख रुपए, यहाँ पर कितने कमाए 3,90,000 रुपए। अब 3,90,000 वाले केस में हमें क्लबिंग करनी है, 150 वाले केस में क्लबिंग नहीं करनी। बताओ अब यहाँ पे कितनी क्लबिंग करेंगे जी हम। अब अगर मैं यहाँ पे 390 की बात करता हूँ तो 3,90,000 रुपए आपने कमाए हैं, किससे कमाए 390 जी, 390 आपने कमाए। और यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 3,90,000 डिवाइड बाय 2 लाख रुपए आ रहे हैं, तो 1,20,000 रुपए। देखो 390 कमाए 6.5 लाख रुपए लगाकर, 6.5 लाख कैसे हो गए, 5 लाख तो ये है और 1.5 लाख रुपए का उस साल प्रॉफिट आया, तो टोटल कितना हो गया 6.5 लाख। तो अगर 390 कमाए 6.5 लाख से तो गिफ्ट कितना दिया उसने 2 लाख रुपए। तो अगर आप चेक करोगे 1,20,000 रुपए की क्लबिंग निकल के आएगी। 2,70,000 रुपए क्लब नहीं होंगे, 1,20,000 जो होंगे वो आपके हस्बैंड के हाथ में क्लब होएंगे, जो हो जाएंगे जिन्होंने 2 लाख रुपए गिफ्ट किए हुए हैं। ये रेज जो 2 लाख रुपए गिफ्ट किए ना, एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ओपनिंग कैपिटल 3 लाख थी, फिर उसने 2 लाख रुपए दिए, ये हो गए 5 लाख, फिर उसने 1.5 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो 6.5 लाख रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट होगी। अब 6.5 लाख से अगले साल कितने कमाए 390, तो अगर 390 6.5 लाख से कमाए हैं तो जो 2 लाख रुपए गिफ्ट किए उससे कितने कमाए होंगे, तो 1,20,000 रुपए। उस केस में 120 की हमें क्लबिंग करनी है। सपना एक बार आप फॉर्म भर दो वेबसाइट के ऊपर जाके, वहां पे एक फॉर्म होगा, तो 24 से 48 घंटे के अंदर आपके पास कॉल आ जाएगी पक्का पक्का। रोहित कह रहा है सर 5 लाख कैसे। अब मेरे बाबू, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चे, 3 लाख तो ओपनिंग है, अब 3 लाख ओपनिंग है, 2 लाख ये है, 3 और 2 कितने हो गए 5, 1.5 लाख का प्रॉफिट है मेरे बच्चे, 5 और 1.5 कितना हो गया 6.5, टोटल 6.5 लाख बिजनेस में लगा दिया धंधे में। अब धंधे से 6.5 लाख लगाकर अगले साल 390 कमाया, 390 कमाया 6.5 से, तो उसने गिफ्ट कितना किया 2 लाख, तो 2 लाख पे कितना कमाया 120, तो 120 हम क्लबिंग कर देंगे बस यहाँ पे जी। अब एक बार चेक करना यार, इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखो फटाफट से जी। अब यहाँ पे मिस्टर बी इज द कर्ता ऑफ द एचयूएफ हुज मेंबर डिराइव इनकम एज फॉलोज, इनकम फ्रॉम बी प्रोफेशन 45 और मिसिस बी सैलरी एज फैशन डिजाइनर 76, माइनर सन डी इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद इंटरेस्ट कितना 10,000 रुपये, माइनर डॉटर पी उसके बाद अर्निंग फ्रॉम स्पोर्ट्स 95,000 रुपये, और फिर यहाँ पे लॉटरी की इनकम निकल के 195। एग्जामिन द टैक्स इम्प्लीकेशन इन हैंड्स ऑफ मिस्टर
एंड मिसिस बी। बताओ इस केस में ट्रीटमेंट क्या करेंगे जी? जल्दी बोलो, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर निकालो जी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मेरे को फटाफट से बोल दो, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आएगा? पहले वाला केस में बताओ जी, 45,000 जो बी के प्रोफेशन से आ रहे हैं वो क्या करेंगे? टैक्सेबल किस में करेंगे जी? 45,000 पे टैक्सेबल किस में कर देंगे? पीजीपी के अंदर टैक्सेबल कर देंगे। 45,000 पे टैक्सेबल किस में कर देंगे? पीजीपी के अंदर। फिर मिसिस बी सैलरी एज ए फैशन डिजाइनर, अब 76,000 की सैलरी मिल रही है। अब 76,000 की सैलरी मिल रही है, याद करना 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी माइनस कर देना, गलती से ये हटा मत देना। तो इसमें से 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे, 26,000 रुपए की इनकम निकल के आएगी जी। ठीक है जी, 26,000 रुपए की आपकी ये वाली इनकम निकल के आएगी। तीसरा देखो फिर यहाँ पे, माइनर सन इंटरेस्ट ऑन एफडी विद ए बैंक विच आर गिफ्टेड फ्रॉम हिज अंकल 10,000 रुपए। अब 10,000 में से क्या करेंगे? 10,000 पे 1,500 रुपए पर चाइल्ड की एग्जाम्शन माइनस कर देंगे अगर उसने नॉर्मल स्कीम ली है, और अगर डिफॉल्ट स्कीम ली है तो 1,500 माइनस नहीं करेंगे, पूरा का पूरा 10,000 रुपए टैक्सेबल होगा। और अगर उसने डिफॉल्ट स्कीम नहीं ली है तो फिर 8500 रुपए टैक्सेबल कर देंगे यहाँ पे जी। यस यस याशिका, अगर इन्वेस्टमेंट ओपनिंग डेट पे होगी तभी उस साल में क्लबिंग होगी, अगर इन द मिडल ऑफ ईयर होगी उस साल में क्लबिंग नहीं होगी जी। डन, क्लियर है? अब अगले पॉइंट पर आओ जी। माइनर डॉटर पी अर्निंग स्पोर्ट्स से कितने कमा रही है? 95,000 पे। तो 95,000 पे हमें क्लबिंग करनी है जी। अब 95,000 पे हमें स्किल, अरे स्किल वाली इनकम है तो ये तो क्लब करेंगे नहीं। और डी विनिंग फ्रॉम लॉटरी, अब यहाँ पे विनिंग फ्रॉम लॉटरी से इनकम आ रही है 1,95,000 की आपकी लॉटरी से इनकम आ रही है। अब बताओ इसके अंदर टोटल इनकम कितनी आएगी जी? माइनर सन डी है, लॉटरी से इनकम आ रही है तो 195 की इनकम हम क्लब कर देंगे आपकी उसके फादर, मम्मी या पापा में किसकी इनकम ज्यादा है? यानी किसकी इनकम ज्यादा है? आई थिंक मेरे ख्याल से बी की इनकम ज्यादा है ना, तो बी में क्लबिंग होगी, क्योंकि क्लबिंग उस किस में करनी है जिसकी इनकम ज्यादा हो। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से बी की इनकम ज्यादा है 45, और मिसिस बी की इनकम कम है, तो क्लबिंग हम किस में करेंगे? ये 195 की मिस्टर बी में क्लबिंग करेंगे, क्योंकि मिस्टर बी की इनकम ज्यादा है, तो इसकी भी इनकम ज्यादा होगी, हम क्लबिंग उसके अंदर कर देंगे। अरे ये रहा ना डी, बच्चा कह रहा है डी कौन है? ये रहा डी, देखो माइनर सन। ठीक है जी, तो बी में क्लबिंग कर देंगे बस यहाँ पे हम। अब यहाँ पे अगर टोटल इनकम निकालोगे तो टोटल इनकम कितनी आएगी? हम यहाँ पे 195 और यहाँ पे 45। ठीक है, 195 और 45, तो मेरे ख्याल से 2,40,000 रुपये की इनकम निकल के आएगी बी की। ठीक है, और 8500 यहाँ पे अगर हमें क्लबिंग करनी है, ये भी डी वाली इंटरेस्ट वाली इनकम भी किस में क्लब करेंगे? फिर मिस्टर बी में ही क्लब करेंगे, क्योंकि उसकी इनकम ज़्यादा है जी, तो ये भी उसमें क्लब हो जाएगी। और बाकी मिसिस बी की सैलरी जो रहेगी वो 26,000 रुपये की सैलरी रहेगी जी उसकी बस। खुशबू बहुत जल्दी आपको मैं क्वेश्चन, मेरा ऑलमोस्ट ना, बस आप थोड़ा सा वेट कर लो, तब तक के लिए आप मॉड्यूल के ये वाले क्वेश्चन, और मॉड्यूल के ना ये क्वेश्चन नहीं है, ऊपर भी कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसकी प्रैक्टिस भी कर लोगे तो काम हो जाएगा जी। डन, बोलो जी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बच्चा कह रहा है 22-23 की क्यों नहीं? क्वेश्चन नंबर 4 में 22-23 इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसने दिया 10 अप्रैल को, और अगर इन द मिडल ऑफ ईयर में दिया ना उसके इसमें क्लबिंग नहीं करते। अगर यहाँ पे 1 अप्रैल होता तो फिर 22-23 में क्लबिंग हो जाती, तो वो 10 अप्रैल है, इन द मिडल ऑफ ईयर वाले केस में हम क्लबिंग नहीं करते जी। सर एक बार ये वाला क्वेश्चन दोबारा से बता दो। देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, इधर देखो ध्यान से। अब ये आपका 45,000 रुपये ये, ठीक है, और उसकी वाइफ की इनकम होगी 26,000, तो इनकम किसकी ज़्यादा है? मिस्टर बी की है। अब यहाँ पे 10,000 रुपये का इंटरेस्ट ये है, ठीक है ना, 10,000 रुपये का इंटरेस्ट ये हमें क्लब करना है। उसके बाद ये वाली इनकम क्लब नहीं करनी, 95,000, एक 95 क्लब करना है, बट 1,500 रुपये माइनस होगा ना। अब ये टोटल 2,05,000 रुपये हो गया, 1,500 इसमें से माइनस करना है, क्योंकि एक बच्चे का तो एक ही है, वो डी ही तो है, तो एक माइनस करेंगे,
तो कितना निकल के आ गया, इसका आ गया 2,03,500। तो 2,03,500 प्लस में 45, तो 2,48,500 ये आ गया। और 26,000 पे इसकी इनकम आ गया, बस ये आएगा जी। अरे मेरे बच्चे, रोहित एक ही बच्चे का तो एक बार माइनस करोगे ना, ये भी डी की इनकम है, ये भी डी की इनकम है। तुम तो अगर ऐसे डी की इनकम एक और दियोगे फिर सब में 1500 माइनस कर लोगे। बच्चा तो एक ही है ना डी, तो डी बच्चा अगर एक ही है तो लिमिट तो एक की ही मिलेगी ना। एक बच्चे को तो एक ही बार लिमिट दोगे, बार बार लिमिट आप क्यों दोगे बताओ, बोलो, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? डन, लोग कर सकते हैं जी। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा बता दो। क्वेश्चन नंबर 4 में बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 लाख उसकी कैपिटल है, 2 लाख गिफ्ट की है, 5 लाख हो गए। अब गिफ्ट किए उसने इन द मिडल ऑफ ईयर में, तो इस साल में हम क्लबिंग नहीं करेंगे क्योंकि इन द मिडल ऑफ ईयर में क्लबिंग नहीं होती। स्टार्टिंग क्या, अगर 1 अप्रैल होता तो क्लबिंग होती। 3 और 2 5, क्लियर है। 1.5 लाख उसने इस साल प्रॉफिट कमाया, तो 6.5 लाख हो गए। 6.5 लाख रुपए लगा दिए उसने, उस 6.5 लाख से अगले साल 390 कमाए। अब अगर 3,90,000 6.5 लाख से कमाए, तो हस्बैंड ने जो 2 लाख रुपए दिए थे उससे कितने कमाए, 120। तो 120 हमें क्लब करने हैं, बस ये सिंपल सी बात है जी। ठीक है जी, चलो तो फाइनली अब मैं इसको पैक करने जा रहा हूं जी। ठीक है, अब हम मुलाकात करेंगे परसों वाली क्लास में। परसों हम करेंगे सेट ऑफ का चैप्टर विद क्वेश्चन। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, अब जो मैंने तुम्हें चैप्टर बताए हैं ना, मतलब ये लगा लो मेरे से आने से पहले एक बार अपने घर से रिवीजन करके आनी है, आपके डबल पक्के हो जाएंगे। ठीक है ना, ताकि आप घर से रिवीजन करोगे, आपको समझ में आएगा आपको डाउट कहाँ रहा है, और फिर आप मुझसे डाउट पूछने वाले बन भी सकते हो। भाई कई बार ना साथ साथ डाउट नहीं ध्यान आते, तो एक बार पहले आपको मैंने पूरा शेड्यूल दे दिया, एक बार घर से वो चैप्टर पढ़ के आ जाओ ताकि आपको लगे, और अगर यहाँ पे आओगे फिर दोबारा से रिवाइज हो जाएगा आपका जी। ठीक है जी, चलो जी, तो फिर बाकी मुलाकात करते हैं परसों वाली क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर। विष्णु अगर 1 अप्रैल को दिया होता 2 लाख रुपए, तो उस साल में फिर हम क्लबिंग करते 1.5 लाख की भी। फिर हम पता क्या बोलते, फिर हम बोलते उसने 1.5 लाख रुपए कमाए, किसने, 5 लाख से, तो 1.5 लाख कमाए 5 लाख से, तो बताओ 2 लाख से कितने कमाए। ठीक है, अगर वो 1 अप्रैल दिया होता, बट उसने 10 अप्रैल दिया, तो उस साल में कोई 1.5 लाख में क्लबिंग नहीं करेंगे जी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।